तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भले ही दशकों पहले लिखा गया हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी आपको हर सरकारी दफ्तर के गलियारों में सुनाई दे जाएगी। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत हैं आज वो बहुत खास हैं। हमने असल में हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महान व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी। उनकी एक बहुत ही कालजयी कहानी है भोला राम का जीव। तो हमने उसकी एक बहुत ही विस्तृत और सटीक समीक्षा को अपनी आज की चर्चा का आधार बनाया है। जी, और ये सिर्फ एक कहानी का सारांश नहीं है। हाँ, वही। हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है उस हास्य और व्यंग्य के पर्दे के पीछे जो एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश छिपा है ना, उसको डिकोड करना। मतलब उस सरकारी तंत्र की असली और कड़वी सच्चाई को समझना, जिसका सामना कभी ना कभी हर आम इंसान को करना ही पड़ता है। चलिए इस पूरे चक्रव्यूह को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है इस गहरी पड़ताल के लिए, क्योंकि साहित्य हमेशा से ही हमारे समाज का एक बहुत बड़ा और बेबाकाइना रहा है। बिल्कुल रहा है। और जब बात हरिशंकर परसाई जी की होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई साधारण लेखक नहीं है। उनकी कलम समाज की उन नसों को दबाती है जहां मतलब सबसे ज्यादा दर्द होता है। हाँ, वो सीधा वार करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनका तरीका इतना अलग होता है कि इंसान पहले तो ठहाका लगाकर हंसता है और फिर अचानक एक गहरी सोच में डूब जाता है। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये केवल एक साहित्यिक विश्लेषण नहीं है, ये उस व्यवस्था का चीरहरण है जिसे हम सब बाहर से देखते हैं। ये चर्चा हंसाने के साथ साथ सिस्टम की उन कड़वी सच्चाइयों पर विचार करने के लिए मजबूर करेगी जिन्हें अक्सर फाइलों के ढेर के नीचे दबा दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इस कहानी की पृष्ठभूमि और इसके रहस्य की बात करें तो इसका प्लॉट ही अपने आप में इतना जबरदस्त है कि कोई भी एकदम से चौंक जाए। जी, प्लॉट बहुत ही दिलचस्प है इसका। हाँ, मतलब कहानी शुरू होती है भोला राम नाम के एक बहुत ही साधारण, गरीब और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से। अब हमारी आम मान्यताओं में जब किसी की मृत्यु होती है तो एक बहुत ही सीधा सा नियम है। हाँ, यमदूत आते हैं। बिल्कुल, यमदूत आते हैं और आत्मा को यानी जीव को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद का ये सबसे अचूक और अटल नियम माना जाता है। लेकिन कहानी में असली हास्य और रहस्य तब पैदा होता है जब यमदूत भोला राम का जीव लेने आते हैं और वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो खाली हाथ लौट जाते हैं। शरीर वही पड़ा है, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आत्मा का कोई अता पता ही नहीं है, जीव गायब है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि परसाई जी की जो रचनात्मक प्रतिभा है वो पूरी तरह से निखर कर सामने आती है इस जगह पर। कैसे? देखिए, उन्होंने जीवन और मृत्यु जैसी बेहद गंभीर और दार्शनिक बात को कितनी चतुराई से एक रहस्यमयी और हास्यपूर्ण शुरुआत दे दी है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो मृत्यु का तंत्र है उसे सबसे सटीक माना जाता है। हाँ, वहां कोई भ्रष्टाचार या देरी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन परसाई जी उस स्वर्गीय तंत्र को भी परेशानी में डाल देते हैं। मृत्यु को हमेशा से अंतिम सत्य माना गया है, एक ऐसा पड़ाव जहां इंसान के सारे सांसारिक दुख खत्म हो जाते हैं। सही कहा। लेकिन ये जो गायब आत्मा का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक जासूसी कथा का हिस्सा नहीं है। ये दरअसल एक आम आदमी के वजूद की बहुत बड़ी विडंबना का रूपक है। मतलब एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इसे। जी, एक ऐसा इंसान जो जीवन भर संघर्ष करता रहा। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति से अपनी आगे की यात्रा पर नहीं जा पा रही है। ये बहुत ही गहरा तंज है और इससे कहानी का एक और मजेदार दृश्य उभरता है जिस पर हमारे स्रोत ने भी खास ध्यान दिया है। स्वर्ग में जो खलबली मचती है ना, वो दृश्य तो कमाल का है। हाँ, चित्रगुप्त जो पूरे ब्रह्मांड का लेखा जोखा रखते हैं, वो अपना चश्मा पोंछ कर बार बार रजिस्टर के पन्ने पलट रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भोला राम का नाम तो है, लेकिन जीव पहुंचा क्यों नहीं। और वो यमदूत जो पति फेल नहीं हुआ, बिल्कुल, वो सिर झुकाए खड़ा है और कह रहा है कि महाराज, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो चकमा दे गया। मतलब ये हास्य का चरम है जहां देवता भी एक आम इंसान की आत्मा के सामने बेबस नजर आते हैं। और ये बेबसी असल में एक बहुत ही तीखा व्यंग है। परसाई जी ये दिखा रहे हैं कि स्वर्ग का जो सिस्टम है, जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जहाँ सब कुछ पारदर्शी है, वो भी फेल हो जाता है। हाँ, वो पृथ्वी के भ्रष्ट और उलझे हुए सिस्टम के सामने पूरी तरह से फेल हो जाता है। यमराज और चित्रगुप्त की
ये उलझन पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि धरती पर ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद के सफर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। सही बात है। और यहीं पर कहानी में एक नए पात्र की एंट्री होती है, नारद मुनि। जी, नारद मुनि, जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का बीड़ा उठाते हैं। वो तय करते हैं कि वे खुद धरती पर जाएंगे और भोलाराम के जीव को ढूंढ कर लाएंगे। नारद मुनि का धरती पे आना इस कहानी को एक नया ही मोड़ देता है। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि नारद जी सबसे पहले भोलाराम के घर पहुंचते हैं। और वहां का जो दृश्य है वो स्वर्ग से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। भोलाराम का परिवार भूख और गरीबी से जूझ रहा है। उसकी पत्नी बताती है कि भोलाराम को रिटायर हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन उसकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई थी। 5 साल, ये बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। वो हर रोज दफ्तर के चक्कर काटता था, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटा दिया जाता था। ये जो गरीबी का यथार्थ है, ये इस हास्य के बीच एक बहुत ही तीखा दर्द पैदा करता है। और यही परसाई जी की खासियत है। वो नारद मुनि जैसे एक पौराणिक पात्र को 20वीं सदी के एक गरीब भारतीय परिवार के बीच खड़ा कर देते हैं। हाँ, भोलाराम की पत्नी का दर्द उस हर परिवार का दर्द है जिसका मुखिया किसी सरकारी हक के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है। पत्नी नारद जी को बताती है कि पेंशन के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वजन रखना पड़ता है। वजन? हाँ नारद जी, जो स्वर्ग से आए हैं वो इस वजन का मतलब नहीं समझ पाते। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि शायद फाइलों पर कोई भारी पत्थर रखना पड़ता होगा ताकि वो उड़ न जाएं। बिल्कुल, देवताओं की मासूमियत। जी, ये जो मासूमियत है देवताओं की, ये हमारे समाज के भ्रष्टाचार को और भी भयानक रूप में दिखाती है। धरती के लोगों के लिए वजन का मतलब रिश्वत है। ये इतनी आम बात हो चुकी है कि एक साधारण सी औरत भी इस भाषा को समझती है, लेकिन एक देवता नहीं। ये देवताओं की मासूमियत बनाम इंसानी भ्रष्टाचार का बहुत ही शानदार बिंदु है। इसके बाद नारद जी तय करते हैं कि वो खुद उस सरकारी दफ्तर में जाएंगे जहां भोलाराम की पेंशन की फाइल अटकी हुई है। और जब वो दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां का जो माहौल है वो आज भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, किसी भी सरकारी दफ्तर में आसानी से देखा जा सकता है। एक बाबू से दूसरे बाबू तक जाना, हर मेज पर फाइल का अटकना। और नारद जी जब एक बाबू से भोलाराम की फाइल के बारे में पूछते हैं तो वो बाबू भी उनसे वही बात कहता है कि फाइल पर वजन रखिए। और नारद जी को जब समझ जाता है कि वजन का मतलब रिश्वत है, तो उनके पास तो पैसे थे नहीं। तो यहाँ व्यंग अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरता है। दफ्तर का वो बाबू कोई और नहीं बल्कि इस भ्रष्ट तंत्र का एक पुर्जा है जो किसी भी चीज से नहीं डरता, देवताओं से भी नहीं। वो बाबू नारद जी के हाथ में पकड़ी हुई उनकी वीणा को देखता है और उसे ही रिश्वत के तौर पे मांग लेता है। आप सोचिए, एक देवता की वीणा जो पवित्रता का प्रतीक है, उसे एक सरकारी बाबू रिश्वत के रूप में ले लेता है। ये दिखाता है कि दफ्तरशाही का जो ये दैत्य है वो धर्म, आस्था या किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। देवता भी इस सिस्टम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भोलाराम का जीव गया कहाँ। यमदूत हार गए, चित्रगुप्त परेशान हो गए और नारद मुनि अपनी वीणा तक रिश्वत में दे चुके हैं। और यहीं पर कहानी का वो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन होता है, वो बहुचर्चित क्लाइमैक्स आता है, सच्चाई का खुलासा। जी, जब वो बाबू खुश होकर भोलाराम की फाइल मंगवाता है और नारद जी उस फाइल को देखते हैं तो वो भोलाराम का नाम पुकारते हैं। और तभी उस बेजान सी सरकारी फाइल के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आती है। क्या आवाज आती है? आवाज आती है, कौन है? क्या पोस्टमैन है? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? बाप रे। हाँ, भोलाराम का जीव किसी स्वर्ग, नरक या ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं गया था। वो अपनी उसी पेंशन की फाइल में अटका हुआ था। ये खुलासा वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक अदृश्य और अमर आत्मा को एक भौतिक सरकारी फाइल के साथ जोड़ देना, ये कल्पना ही अद्भुत है। और यहीं पर हमारे स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लाल फीता शाही, जिसे अंग्रेजी में हम रेड टेप कहते हैं। बिल्कुल, रेड टेप। ये शब्द सरकारी विभागों में होने वाली उस जानबूझकर की जाने वाली देरी को दर्शाता है, जहां फाइलों को लाल रंग के फीते में बांधकर बस धूल फांकने के लिए रख दिया जाता है। काम को बेवजह टाला जाता है। नियम कानूनों का ऐसा जाल बुना जाता है कि एक सीधा सा काम भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाए। ये लाल फीता शाही का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस कहानी का केंद्र बिंदु है। ये केवल काम की देरी नहीं है, ये एक सोची समझी संस्थागत हिंसा है। संस्थागत हिंसा, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम की वो धीमी गति है जिसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि भ्रष्टाचार पनप सके। जब काम समय पर नहीं होगा, तभी तो लोग परेशान होकर वजन रखने को मजबूर होंगे। बिल्कुल सही बात है।
परसाई जी यही दिखा रहे हैं कि सिस्टम इतना धीमा और भ्रष्ट हो चुका है कि एक इंसान की आत्मा तक उसमें उलझ कर रह सकती है। आत्मा जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती, वो एक फाइल में कैद है। जी, ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान का पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी आज़ादी केवल एक फाइल के नंबर में सिमट कर रह गई है। तो इस पूरी घटना से जो गहरे संदेश हमें मिलते हैं, उन्हें हमारे स्रोत में बहुत ही स्पष्ट बिंदु में बांटा गया है। पहला बिंदु तो यही है, सरकारी भ्रष्टाचार की गहराई। हाँ, ये भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ रुपयों की लेन देन तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की खौफनाक सच्चाई है कि कैसे एक आम आदमी की पूरी जिंदगी और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उसका वजूद उन फाइलों का मोहताज हो जाता है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती। वो सिर्फ एक केस नंबर बनकर रह जाता है। और जो दूसरा बिंदु स्रोत से निकल कर आता है, वो है इसी लाल फीताशाही की प्रकृति। ये टालम टोल कोई तकनीकी खराबी या कर्मचारियों की कमी का नतीजा नहीं है। ये जानबूझकर किया जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जानबूझकर आम आदमी को थकाने और तोड़ने के लिए बनाई गई है। और जो तीसरा सबसे दर्दनाक बिंदु है, वो है सिस्टम की संवेदनहीनता और बेरहमी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दफ्तरों में आराम से कुर्सियों पर बैठे उन बाबुओं और अधिकारियों को एक गरीब और लाचार आदमी की परेशानी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। उनके लिए वो फाइल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे बस इधर से उधर खिसकाना है। लेकिन भोलाराम जैसे इंसान के लिए वो कागज का टुकड़ा उसकी जिंदगी और मौत का सवाल होता है। और यहीं पर परसाई जी की विशिष्ट शैली का जादू देखने को मिलता है। हाँ, वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि हंसी मजाक के आवरण में समाज का सबसे कड़वा और नंगा सच सामने रख देना ही उनकी शैली है। शुरुआत में यमदूत की घबराहट, नारद मुनि का दफ्तर में भटकना, ये सब बहुत मजेदार लगता है। लेकिन ये हास्य एक छलावा है। एकदम सही। कहानी के अंत तक आते आते जो भावनात्मक बदलाव महसूस होता है वह अद्वितीय है। स्थितियों की मूर्खता पर आने वाली हंसी अचानक गले में कहीं अटक जाती है। जब पता चलता है कि जीव फाइल में है। हाँ, तब सारा मजाक एक गहरी उदासी में बदल जाता है। ये एक भारी एहसास छोड़ जाती है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक नग्न सच्चाई है। और ये हंसी दरअसल एक हथियार है जो पाठक के मनोवैज्ञानिक बचाव को तोड़ देती है। बिल्कुल। खैर, कहानी की गहराई समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, ये चर्चा आज के समय में क्यों जरूरी है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हाँ, आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, ऐसे में दशकों पहले लिखी गई ये कहानी आज किसी के लिए क्या मायने रखती है? स्रोत बताता है कि ये केवल एक प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी भर नहीं है। ये यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स और नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा है। और इन परीक्षाओं में इसे शामिल किए जाने का कारण बहुत ही गहरा है। जो लोग इन परीक्षाओं को पास करके कल देश की नौकरशाही का चेहरा बनेंगे, उनके लिए ये कहानी एक चेतावनी है, एक पाठ है। जी, उन्हें ये समझना ही होगा कि उनके सामने टेबल पर रखी हर फाइल महज कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं है। उस फाइल के पन्नों के बीच किसी भोलाराम का जीवन और उसका जीव अटका हो सकता है। एक कुशल प्रशासक बनने के लिए केवल नियम कानून जानना काफी नहीं है, संवेदना होना भी जरूरी है। ये संवेदना ही वो कड़ी है जो एक मशीन और एक इंसान के बीच का फर्क तय करती है। इसके अलावा एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी ऐसी कहानियों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। आज के दौर में जब सूचनाओं का इतना अतिरेक है, तब हमें इस चक्रव्यूह को समझने के लिए एक स्पष्ट नजरिया चाहिए। बिल्कुल, भोलाराम का संघर्ष हमें बताता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है। भोलाराम कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उस हर आवाज का जिसे फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है। जी, व्यवस्था में बैठे लोगों की जो ये संवेदनहीनता है, वो किस तरह एक आम आदमी को मिटा देती है, ये कहानी उसका सबसे सशक्त दस्तावेज है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक निष्कर्ष निकालें, जो कि स्रोत से बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है, तो वो यही होगा कि भोलाराम का जीव हमें ये चेतावनी देती है कि एक भ्रष्ट सिस्टम में कभी-कभी इंसान की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी फाइलों में फंस जाती है। इस निष्कर्ष ने पूरी चर्चा के सार को बहुत ही सटीक ढंग से समेट लिया है। परसाई जी ने जो आईना दिखाया था, उसकी चमक आज भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, ये व्यवस्था से सवाल पूछने का साहस देती है। और अब समय आ गया है इस चर्चा को एक ऐसे अंतिम और गहरे विचार के साथ छोड़ने का, जो शायद बहुत लंबे समय तक चिंतन का विषय बना रहेगा। जी जरूर। हमारी पुरानी मान्यताओं में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि मृत्यु के बाद आत्मा सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। शरीर का अंत ही आत्मा की सच्ची आजादी माना गया है। हाँ,
लेकिन इस स्रोत और इस कहानी से जो विचार आगे बढ़ता है वो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा आजाद हो जाती है, लेकिन अगर एक इंसान की वो अंतिम मुक्ति भी सरकारी फाइलों, दफ्तर की मोहरों और किसी अधिकारी के दस्तखत की मोहताज हो जाए, तो क्या इस आधुनिक नौकरशाही वाले सिस्टम में कोई भी इंसान कभी सच में आजाद हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मुक्ति का रास्ता स्वर्ग से होकर गुजरता है या किसी सरकारी दफ्तर के बाबू की मेज से? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल की गूंज पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।